एक व्यक्ति की जिद और अभिमान कितनी बर्बादी ला सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिद में आकर वो अपना नुकसान तो करता ही है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी जिद के कारण नवीन निरंजन ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था और चंदा ने कितनों के जीवन बर्बाद कर दिए। और एक समय आता है जब सभी को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक हाथ में कुछ बचता नहीं। इसलिए इंसान को जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। चंदा ने तो जैसे कसम ही खा रखी थी कि कभी कुछ सही करेगी ही नहीं। लेकिन क्या नवीन निरंजन अपनी गलतियों को समय रहते सुधारेगा, या एक बार फिर समय ही इन सबको इनकी गलतियों की सजा देगा? निरंजन परिवार का पूरा दल गलियारे में तलाश कर चुका था। कोई महत्वपूर्ण चीज अब तक उनके हाथ नहीं लगी थी। उल्टा एक सदस्य उन्होंने खो दिया था। नवीन निरंजन ने उस रात वहीं रुककर अगले दिन तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। सबेरा होते ही तहखाने की ओर बढ़ चले, लेकिन ऊपरी तल पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो नवीन निरंजन ने कहा, अब हम और नीचे उतरेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी आवाज नहीं करेगा। हो सकता है सोमसेन का दल अभी यहीं कहीं आसपास ही हो। ईला को खो देने के बाद नवीन अत्यधिक सावधानी बरतना चाहता था। अब ना तो वो इस किले के रक्षकों से भिड़ना चाहता था, ना ही सोमसेन के दल से। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे नवीन निरंजन का दल बहुत ही अशुभ मुहूर्त में घर से निकला था। तरंगम के बाहर से भी अनेक मांत्रिक इस किले की संपत्ति के लालच में आए थे। ज्यादातर को तो सोमसेन ने उसी दिन खत्म कर दिया था, और जो बच गए थे उन्होंने वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी थी। निरंजन परिवार जैसे कुछ एक ही मांत्रिक बचे थे जो अब भी किले में जाकर कुछ पाने की उम्मीद रखते थे। उन्हीं में से एक था मांत्रिक हंसराज का दल। हंसराज और उसके भाई कीर्तिराज ने मिलकर अपनी ही तरह के 3 और स्वतंत्र मांत्रिकों को किले में मिलने वाली संपत्ति का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। ये 5 निरंजन परिवार के पीछे ही किले में दाखिल हुए थे और निरंजन परिवार के दल पर नजर रखे हुए थे। जब पूरा निरंजन परिवार गहरी नींद में डूबा हुआ था, हंसराज ने अपने दल से कहा, अभी तक तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। हो सकता है सोमसेन ने सब कुछ पहले ही समेट लिया हो और बाकी का ये नवीन निरंजन ले जाएगा। फिर हमारे यहां तक आने का क्या अर्थ हुआ? कीर्तिराज बोला, भाई मैं सोचता हूं कि इससे पहले निरंजन का दल तहखाने में प्रवेश करे, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। उसकी बात मानकर वे पांचों रात ही रात में तहखाने के पहले और दूसरे तल की तलाशी ले चुके थे। लेकिन तीसरे तल पर सोमसेन का दल ठहरा हुआ था, इसलिए दूसरे ही तल पर छिपकर रहना अभी उनकी मजबूरी थी। वे सब एकदम शांति से वहां छिपे हुए थे कि नवीन निरंजन का दल भी दूसरे तल पर उतर आया। उन सब ने अपनी मशालें बुझा दी थी और तहखाने के इस तल पर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। इस कारण वे समझ नहीं पाए कि यहाँ उनके अलावा भी कुछ लोग छिपे हुए हैं। नवीन ने अपने दल को निर्देश दिए, एकदम शांति से और बिना आवाज किए ही सारा काम करना। किसी भी तरह सोमसेन को हमारे यहाँ होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए। उसकी ये बात हंसराज भी सुन रहा था। हंसराज ने सोचा, यह अच्छा मौका है। यदि मैं अभी निरंजन परिवार पर हमला कर दूं और इन सबको खत्म करके सोमसेन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं तो हमारा काम आसान हो सकता है। मुझे बस करना यह है कि नवीन निरंजन चोरी छिपे यहाँ आया है, ये बात सोमसेन तक जाहिर करनी है। हंसराज ने अपने दल के सदस्यों को यह योजना बताई। उसका दल तो आंखें बंद करके हंसराज की हर बात मानता था। सबने इस योजना के लिए अपनी सहमति दे दी। अभी नवीन निरंजन के दल ने खोज करना शुरू ही किया था कि हंसराज जोर से चिल्लाया, कौन आया है चोरी छिपे यहाँ? नवीन निरंजन सावधान हो गया और बिना कुछ सोचे ही आवाज की दिशा में एक अग्निपिंड उछाल दिया। हंसराज ने किसी तरह यह हमला बचाया और कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जाकर छिप गया। नवीन निरंजन भी उतनी ही जोर से चीखा, कौन है वहां? बाहर निकलो। क्रोध में वो ये भी भूल गया कि यहाँ एकदम चुपचाप रहने की उसी की योजना थी। इस अचानक हुए हमले से हंसराज के साथी बौखला गए और उन्होंने निरंजन परिवार के दल पर हमला बोल दिया। हंसराज की चाल उल्टी पड़ गई और दोनों दलों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। थोड़ी ही देर में निरंजन परिवार ने हंसराज के तीनों साथियों को मार गिराया और कीर्तिराज को बंदी बना लिया। सोमसेन का दल अब भी तीसरे तल पर ही था। सुबह होते ही सोमसेन ने कहा,
मैं सोचता हूं कुछ और देर यहां रुककर हमें बाकी बची हुई चीजें भी देख लेनी चाहिए। सभी उसकी बात का मतलब समझ गए थे। इतनी बहुमूल्य चीजें देखकर सोमसेन का लालच बढ़ गया था। जब उसकी बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी हर बात का समर्थन करने वाले अधीश ने भी कुछ नहीं कहा, तो सोमसेन खुद ही बोल पड़ा। मैं सोचता हूं आगे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हमें यह सब यहां नहीं छोड़ना चाहिए। पहले सारी वस्तुएं अच्छी तरह देखभाल कर अपने साथ रख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार सबने अपनी सहमति दे दी। वैसे भी वो दल का मुखिया था और वस्तुतः ये संपत्ति भी उसी की थी, इसलिए सबको उसकी बात माननी ही पड़ी। वे सब एक बार फिर उसी तल पर खोज में लग गए। वहां ग्रंथों के अंबार थे और औषधियों का खजाना। एक एक कर सब अपने अपने काम की चीजें छांट कर अलग रखते जा रहे थे। अंत में बंटवारा कर उन वस्तुओं को अपने अपने छल्लों में रखने का निर्णय हुआ था। अभी वे सब इसी काम में जुटे हुए थे कि ऊपरी तल से धमाकों और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सोमसेन बोला, मुझे लगता है बाहर के कुछ मांत्रिक फिर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अधीश इन आवाजों को ध्यान से सुन रहा था और उनमें वो नवीन निरंजन की आवाज पहचान गया। ज्वालादत्त ने कहा, सबसे पहले हमें इस तल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। सोमसेन गुस्से में भरकर बोला, हम क्यों दरवाजे बंद करें? मेरी संपत्ति में इस तरह घुसने वाले चोरों को सजा देनी चाहिए। हजूम, जाओ और सबको नष्ट कर दो। तभी अधीश बीच में बोल पड़ा, रुकिए सोमसेन जी, मैं जाकर देखता हूं। चलो समीर। सोमसेन ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। उधर दूसरे तल पर स्थिति गंभीर हो चुकी थी। निर्मल और निमेश निरंजन ने कीर्तिराज को भी मार दिया था। भाई की ये नृशंस हत्या देखकर हंसराज बाहर आ गया और जोर से चिल्लाया, नवीन निरंजन, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हंसराज कहां छिपा है? अब तक वे लोग समझ नहीं पाए थे। वो अचानक बाहर निकला और उसने अपने सबसे शक्तिशाली तड़ित बंधन मंत्र से निरंजन परिवार पर हमला कर दिया। हंसराज एक तृतीय श्रेणी का मांत्रिक था। अचानक हुए इस हमले से निरंजन परिवार बच नहीं पाया और पल भर में ही वे चारों आकाशीय बिजली से बनी मोटी रस्सियों में बंधे हुए थे। हंसराज फिर चीखा, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है, मैं भी तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बिजली की गिरफ्त में बंधे वे चारों छूटने की कोशिश कर रहे थे। उनकी त्वचा जल रही थी और झटकों से शरीर की शक्ति भी क्षीण हो रही थी। हंसराज ने अपने छल्ले से एक बहुत बड़ी तलवार निकाली और मेधा की ओर बढ़ा। मेधा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने तलवार ऊपर करके मेधा की गर्दन पर झटके से वार करना चाहा कि अचानक उसका उठा हुआ हाथ हवा में ही उठा रह गया। हंसराज ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो एक काली सी छाया उसे दिखाई दी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बर्फ बनता जा रहा है। नवीन निरंजन ने भी उस छाया को देखा और अचानक उसके मुंह से निकला, मांत्रिक अधीश। यह अधीश का हिमअस्त्र था जिसने हंसराज को उसकी जगह पर बर्फ बना दिया था। अधीश हंसराज के पास आया और उसी की तलवार से उसका गला काट दिया। हंसराज के मरते ही उसका तड़ित मंत्र निष्क्रिय हो गया और नवीन निरंजन और उसके साथी आजाद हो गए। लेकिन अधीश ने देखा ईला वहां नहीं है। उसे लगा कि वो दिन वाली घटना के बाद शायद वापस लौट गई होगी। नवीन को समझ में नहीं आ रहा था कि अधीश से क्या कहे। जिस दिन अधीश उसके घर आया था उस दिन नवीन ने उसका अपमान किया था। उसके बाद भी अभियान के पहले दिन अधीश ने ईला की जान बचाई और अब उसके पूरे परिवार की। इसके साथ ही नवीन की यह गलतफहमी भी दूर हो गई कि अधीश ईला के कारण उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज तो ईला भी यहां नहीं थी, लेकिन फिर भी अधीश ने उन लोगों की मदद की। यदि वो समय पर ना पहुंचता तो नवीन का पूरा परिवार मारा जाता। अधीश के आगे हाथ जोड़कर नवीन ने कहा, मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद कहूं अधीश? अधीश ने कहा, आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं नवीन जी, लेकिन अब आपको वापस चले जाना चाहिए। नवीन ने चुपचाप सर झुकाकर उसकी बात मान ली। अधीश वापस जाने के लिए मुड़ा तो निमेश बोला, बहुत बहुत धन्यवाद अधीश भाई। अधीश ने हंसकर कहा, अब क्या आप भी मुझे धन्यवाद देंगे? ईला के भाई तो मेरे भी भाई हुए। घर जाकर उसे मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। उसने समझदारी का काम किया जो आप सबके साथ आगे नहीं आई। ये सुनकर निमेश ने सर झुका लिया। अंधेरे में उसकी आंखों की नमी अधीश को नहीं दिखाई दी, लेकिन निमेश के चुप रह जाने से वो समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने निमेश से पूछा, क्या हुआ निमेश जी, सब ठीक है ना? निमेश ने भरे हुए गले से कहा, अधीश, ईला अब इस दुनिया में नहीं रही। गलियारे में सफेद कफन में लिपटी हुई लाशों में से एक ईला की।
इसके आगे वो कुछ कह नहीं सका, लेकिन अधीश सब समझ गया। उसे भी समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। ईला जैसी चुलबुली और बातूनी लड़की इस तरह बिना आवाज किए चली जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। एक गहरी सांस छोड़कर अधीश ने कहा, मुझे बहुत दुख है निमेश जी, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर अधीश चला गया। नवीन निरंजन ने भी आगे जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने दल को लेकर वापस चल पड़े। वापसी में निमेश चाहते हुए भी ईला के शरीर को साथ नहीं ले जा सका। उस कमरे में खतरनाक विषैली मकड़ियों का जमावड़ा देख नवीन ने उसे साफ मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार किसी मुसीबत में पड़े। हम सुरक्षित हैं, यही हमारे लिए बहुत है। उधर लारा ने मृगांक की जांच की और अधिपति से कहा, मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए होंगी। मैं आपको सामान की एक सूची बनाकर देती हूं, आप जितनी जल्दी हो सके मंगवा दीजिए। मृगांक जी की शक्ति क्षीण हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी इनका इलाज करना होगा। लारा ने सूची बनाकर अधिपति को दे दी और अधिपति ने तुरंत ही कार्तिक को भेजकर सारी सामग्री मंगवा ली। सामग्री आते ही लारा ने सेवकों को आदेश दिया, मृगांक जी को उठाकर कहीं खुली जगह पर लिटा दीजिए, जहां सीधी धूप और हवा आती हो। सेवकों ने वैसा ही किया। इसके बाद लारा जो कहती गई सभी करते गए। इसके बाद उसने अधिपति को बुलाकर कहा, आपको सारी रात मृगांक जी के सिरहाने खड़े रहना पड़ेगा। आकाश में जैसे ही सप्तऋषि अस्त होंगे, मृगांक जी के माथे पर ये लेप लगा दीजिएगा। प्रकृति माँ ने चाहा तो सूर्योदय के साथ ही मृगांक जी की मृत्यु निंद्रा टूट जाएगी। इसके बाद मृगांक के चारों ओर उसने पहाड़ी नमक की एक मोटी रेखा खींच दी और हवन कुंड जलाकर न जाने कितनी देर तक वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। शताक्षी अपनी माई को वापस पाकर बहुत खुश थी। इतने सालों बाद भी माई उसे देखते ही पहचान गई और न जाने कब तक गले से लगाकर बैठी रहीं। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मालती बार बार शताक्षी का माथा चूम लेती। उनका प्रेम देखकर आचार्य कश्यप ने विश्वा से कहा, कितना निस्वार्थ प्रेम है इन दोनों के बीच। शताक्षी की वजह से मालती ने अपने परिवार को खो दिया और इतने साल तक कष्ट उठाए। दूसरी ओर चंदा जैसे लोग भी होते हैं जो अपनी जिद में आकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मालती और शताक्षी का रोना थमा तो दोनों ने आचार्य कश्यप और विश्वा को धन्यवाद कहा। शताक्षी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे आपको धन्यवाद दूं। आपने मुझे मेरी माई से मिला दिया, जिन्हें फिर से देख पाने की भी उम्मीद मैं खो चुकी थी। शताक्षी की आंखों में आंसू देखकर आचार्य कश्यप बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं बेटी। फिर भी तुम धन्यवाद देना चाहती हो तो हमारी कुछ सहायता कर दो। शताक्षी बोली, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं आचार्य। आचार्य कश्यप ने एक सांस छोड़ी और कहा, क्या भविष्य देखकर बता सकती हो कि हम अपनी बच्ची देवयानी से वापस मिल सकेंगे या नहीं? शताक्षी ने हां में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल बता सकती हूं, लेकिन इस काम के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। आज ही रात में मैं भविष्य में झांकने की कोशिश करूंगी। शाम होते ही शताक्षी ध्यान लगाकर बैठ गई। उधर लारा भी सारी रात आंखें बंद किए मंत्र पढ़ती रही। सप्तऋषि अस्त हो चुके थे और सूर्य उदय होने वाला था। यह शताक्षी और लारा दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। क्या वे दोनों इस परीक्षा में सफल होंगी? क्या सूर्योदय के साथ मृगांक की नींद टूटेगी या उसके जीवन का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।